हेलो फ्रेंड, तो सीबीएसई ने रिसेंटली रिलीज किए अपने सैंपल पेपर्स एंड आई विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशन फॉर द सैंपल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 का डिस्कस करेंगे। सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे, सेक्शन ए बी सी डी ई, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन डेप्थ विल बी डिस्कसिंग, विल बी टेकिंग मोर टाइम जितना आपको रिक्वायर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आई विल बी गिविंग द सेपरेट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, जितना रिक्वायर्ड है साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में दूंगा मैं प्रॉब्लम का, और वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा फाइनल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो वी स्टार्ट आवर डिस्कशन जस्ट नाउ। सो आई होप कि आपने पेपर डाउनलोड किया हुआ है और पेपर आपके सामने है। फिर भी मैं यहाँ पे कई जगह ऑप्शंस लिखूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको टिक करना है और कुछ भी नहीं है उसमें। इट सेज ए इज इक्वल टू ए आई जे। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड दीज आर द फोर ऑप्शंस देयर इन फ्रंट ऑफ यू। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जहां बोला तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप ठीक ढंग से जानते हैं। और मैंने आपको कहा कि मैं आपको क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, लेकिन इन एडिशन भी कुछ डिस्कशन करूंगा तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा फाइनल एग्जाम, क्योंकि तो सिंपल पेपर है। फाइनल एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन का तो रिजल्ट कुछ सेकंड्स में आप टिक करेंगे, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, यू जस्ट नीड टू राइट द रिजल्ट्स वाली बात है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, राइट? आप जानते हैं ठीक ढंग से कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसका मतलब लेट्स से ए वन वन तो सेम रहेगा, लेकिन ए वन टू वुड बी इक्वल टू ए टू वन। ए वन वन तो ए वन वन ही रहेगा, क्योंकि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए टू थ्री है तो दैट वुड बी इक्वल टू ए थ्री टू। दैट इज द मीनिंग ऑफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, राइट? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखूं मैं आपको कि लेट्स से दिस इज 1 2 3, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इफ इट इज 4, दिस इज गोइंग टू बी 4। इफ इट इज 5, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 5। इफ इट इज 6, दिस इज द 6 ना, सेम सेम एंड सेम। बट दिस इज अबाउट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में आपकी जानकारी में है होना चाहिए ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, राइट? ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। मतलब जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि ए वन टू, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू वन। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात होती है इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जब होते हैं, आप जानते हो ना, डायगोनल एलिमेंट्स की जब बात करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स के केस में क्या होता है? आई इक्वल टू जे होता है, राइट? भाई ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दीज आर द, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। दिस इज फॉर विच A11, A22, A33, I equals to J. So डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I equals to J। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए केस में AII is equals to माइनस ऑफ AII। भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन, I और J सेम है, तो ट्वाइस ऑफ AII is equals to 0। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यहां पे होती है, और वो आप जानते हैं और आई होप सभी को पता होगी कि कंपलसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, होते ही हैं। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, भाई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखोगे स्क्वायर ऑर्डर का है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक जो डिटरमिनेंट होगा उसके भी डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, दैट यू आर अवेयर ऑफ। और इसका एग्जांपल आपको लिखना है इसी केस में, तो आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 ना, देख के समझ में आएगा कि यार स्क्यू सिमेट्रिक वाली बात है। इफ इट इज 4, दिस इज माइनस 4, दिस इज 5, दिस इज माइनस 5, एंड दिस इज, इफ इट इज 6, इट इज माइनस 6 ना। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। बाय द वे इस क्वेश्चन के लिए कुछ मोमेंट ही लगेगा। आप देखोगे ए आई जे इक्वल टू 0 वेयर आई इक्वल टू जे, सी ऑप्शन पर टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, और ए डैश एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट, ए डैश मींस व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3, देन A into A dash and determinant of that has been asked to you. A is a square matrix और A dash जब मैं लिखता हूं तो A dash is a transpose matrix। जानते हैं ना, A जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ और A dash is transpose of A। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ A में क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ A में बताइए क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ A में, क्योंकि रिजल्ट तो मैं लिख दूंगा वो ठीक है, समझाना मेरा टारगेट है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात की जाती है तो रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देयर, राइट? लेकिन आप एक बात जानते हैं, जब आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में आपसे सबसे पहले कहा जाता है कि रोज एंड कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। प्रॉपर्टी की बात करें, इसका सीधा सा मतलब कि
A is a square matrix. If you take the determinant is equals to A dash या A ट्रांसपोज जो भी आप लिखो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों की सेम होती है. नाउ लुक फॉर, क्या पूछा गया आपसे, आप जानते हैं या जानना चाहिए, A इंटू बी, राइट. स्क्वायर मैट्रिक्स है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और उसका अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दैट इज सेम एज ऑफ डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी. यस, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, पता होना चाहिए आपको. नहीं पता है तो अभी पता लगा, आपको यूज किया आपने, राइट. आपको क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है ए ट्रांसपोज और उसका डिटर्मिनेंट विद इक्वल्स टू -3. तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वुड बी इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट, दैट इज, और एल्स यू कैन से, क्योंकि मेरे को ए ट्रांसपोज की वैल्यू दी है तो वैसा लिख दें, क्या दिक्कत है, बात तो एक ही है. दिस इज -3, तो ये -3 का स्क्वायर होगा, तो -3 का स्क्वायर होने से दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 9. ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 9. ठीक है, क्लियर. क्वेश्चन 3, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस ए बी सी इज गिवन बाय, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर सी बात की जा रही है. 4 ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस ए बी सी हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, तो मैं समझा रहा हूं आपको. दिस इज ए बी सी के टर्म्स में है तो उसी टर्म्स में बात करूं. ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा, ठीक है. ए बी सी ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं. ट्राइंगल का एरिया जब फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि ए बी और ए सी को एडजस्ट, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो अभी पता लग जाना चाहिए. ट्राइंगल आपको है, ए बी और ए सी को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए, ए बी और ए सी को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए, इफ यू प्रिपेयर अ पैरेललोग्राम, राइट, ए बी और ए सी को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए अगर आप पैरेललोग्राम प्रिपेयर करते हैं तो लेट्स से दिस वर्टेक्स इज डी, तो इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय ए बी क्रॉस ए सी. एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी और ए सी को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं. एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम इज ए बी क्रॉस ए सी. एक्चुअली इट इज कॉल्ड वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट. लेकिन हम जब बात करना चाह रहे हैं तो वेक्टर के टर्म्स में तो नहीं, जो ऑप्शन है हमारे सामने वो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में रहेंगे. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे कैलकुलेट करना है, तो दैट इज गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. और चूंकि आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछा है तो ज्यादा मत सोचिए, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्रॉस ए सी, और आप क्या करेंगे, आप करेंगे उसका आधा, है ना. फॉर इन केस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ बी क्रॉस ए सी. ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड है इसलिए ए बी क्रॉस ए सी लिखो या ए सी क्रॉस ए बी लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है. एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, इतनी सी बात है. दैट गिव्स यू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बट इफ यू डू द हाफ ऑफ दैट, उसका आधा कर दोगे तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी. Find the value of k for with the function, this function is given x not equals to 0 के लिए एक फंक्शन है और x equals to 0 के लिए k दिया है. इस कंटिन्यूअस एट x equals to 0, 4 ऑप्शंस आर देयर. फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है इसका मतलब राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट. बात की जा रही है 0 पर, x equals to 0 पर फंक्शन की वैल्यू k, f of 0 equals to k. राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही केस में एक ही फंक्शन है और वो फंक्शन है 1 minus cos 4x upon 8x square. लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 minus cos 4x upon 8x square इवेलुएट कर लेते हैं और वही k के बराबर होगा. आपको ट्रिको वाले फॉर्मूले अप टू डेट होना चाहिए. cos 2x की बात करें तो इट इज 1 minus cos 2x का फॉर्मूला cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x, राइट. समझदारी के साथ काम करेंगे आप तो इट इज 1 minus cos 2x is equals to 2 sin square x. ये डायरेक्ट करेंगे, बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते थे और डायरेक्ट ही करेंगे, मेरा काम है समझाना. तो 1 minus cos 2x से 2 sin square x, तो 1 minus cos 4x होगा 2 sin square 2x upon 8x square, right. This is 4. So it is limit x tends to 0, sin square 2x upon, this is going to be 4x square is there, तो 2x into 2x लिख दूं, राइट. साइन स्क्वायर 2x है, इसे भी साइन 2x इंटू साइन 2x लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए. 4x स्क्वायर इज देयर ना, तो 2x इंटू 2x
और ऐसा क्यों किया है भी क्लियर है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 2x upon 2x 1, limit extends to 0 sin 2x upon 2x is 1, so it is nothing but equals to 1 into 1 which is equals to 1, so the correct option is going to be equals to 1. बहुत स्पेशल से कुछ बात नहीं है, x tends to 0 तो 2x also tends to 0 और मैंने अप्लाई कर दिया sin 2x upon 2x 1, बस उतना सही है, ठीक है ना. Two more objective questions. Question number 5 and 6. If f dash x equals to x plus 1 by x, then fx is equals to, 4 options are there, ठीक है. f dash x is given और आपसे fx पूछा है, तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन. f dash x गिवन है और fx निकालना है आपको, इसका मतलब क्या करोगे आप, यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट, राइट. तो f dash x, सब छोटे छोटे से सवाल है बट ठीक है. तो f dash x से fx फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन with respect to x. So when you integrate both sides with respect to x, f dash x becomes fx is equals to integration of x is going to be x square by 2 plus integration of 1 by x is going to be equals to log modulus of x and then constant of integration, and definitely that option is directly there, x square by 2 plus log modulus of x plus c, that is present there. B option is correct there, right. भाई ये f dash x है, आपने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया मतलब ऐसा ना, f dash x dx, राइट हैंड साइड में भी किया आपने दोनों फंक्शन सेपरेटली, इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x, सिंपल. नेक्स्ट वन, इफ m and n रेस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. दो टर्म्स होती है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में डी, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स रेज़ टू पावर 4. कैसे डिफरेंशिएट करोगे, राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0. सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है उसने, m प्लस n क्या होगा देखो. तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई, देखो फिर से देख रहा हूं मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स रेज़ टू पावर 4, सबसे पहले इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड में, सॉरी. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट इट, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पहले जो डिफरेंशिएशन होगा वो पावर वाली बात, तो x रेज़ टू पावर n का n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, या fx की पावर n का n इंटू एफ एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 और फिर fx का f dash x. सेम इज हैपनिंग हियर, 4 टाइम्स dy by dx रेज़ टू पावर n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3, एंड देन dy by dx का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू x, which is going to be d2y by dx square equals to 0, right. That's all. अरे भाई इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई, fx की पावर n, if I say d by dx of, बहुत बेहतर ढंग से आप जानते हैं बेसिक से, बट so it is n into fx raised to power n minus 1 into f dash x. Okay, ये तो हो गया कार्यक्रम. 0 by 4 would be equal to 0. उसने पूछा है ऑर्डर एंड डिग्री का सम. कैन यू प्लीज टेल मी द ऑर्डर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे तो dy by dx का क्यूब इंटू d2y by dx स्क्वायर, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है दैट इज 2, है ना. तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इसका है 2. इफ आई आस्क डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये 3 मत देख लेना, बोले सर 3 तो है, नहीं, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर है दैट इज द डिग्री. हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है d2y by dx स्क्वायर, उसकी पावर यहां पर 1 है, तो डिग्री वुड बी इक्वल्स टू 1, so it is going to be 2 plus 1 which is equals to 3. So result is what, result is 3. Next question, based on the linear programming, the solution set of the inequality 3x plus 5y less than 4 is, basically ये आप क्लास 11th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन जब पढ़ते हैं उसी में आता है, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का तो कोई काम नहीं है. ध्यान आया आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज. तो ये इनइक्वालिटी है 3x plus 4y लेस देन 4, यहां ध्यान रखिएगा इक्वल टू साइन इज नॉट प्रेजेंट देयर. 3x plus 5y लेस देन 4, ये आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. बट एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल 3x plus 4 ऑप्शंस आर देयर, रीड द ऑप्शंस. 3x plus 5y इक्वल्स टू 4 को प्लॉट करें, है ना बस. तो इफ यू प्लॉट द लाइन, स्ट्रेट लाइन 3x plus 5y, बोले सर ये इक्वल टू नहीं है, हाँ मुझे भी पता है, आई जस्ट प्लॉट द लाइन 3x plus 5y इक्वल्स टू 4. तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट की बात करूंगा तो x एक्सिस के ऊपर
जो पॉइंट होगा y कोऑर्डिनेट वुड बी 0, y कोऑर्डिनेट वुड बी 0, तो इट इज गोइंग टू बी 4/3, और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट देखूंगा तो x की वैल्यू 0 रखूंगा तो इट इज गोइंग टू बी 4/5. ओके, सो ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप देख लीजिए, लेट्स से इट इज 4/3, 0, दिस इज 0, 4/5 समवेयर हियर, लेट्स से. कोई एग्जैक्ट प्लॉटिंग की जरूरत नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग एल्स. आपने स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर दिया, राइट लेकिन ध्यान रखिएगा, सिंस इट इज लेस देन 0, लेस देन 0 होने के कारण, रीजन तो देखो, अभी ये स्ट्रेट लाइन जो है, दैट स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स द एक्स वाई प्लेन इन 2 पार्ट. लेट्स से दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट. कोई भी लाइन एक प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है. आपसे पूछा गया कौन सा वाला पार्ट, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिंस इक्वल टू साइन इज नॉट देयर, तो ये कट ऐसे. तो इसमें एक बात तो ध्यान रखिएगा कि ओपन हाफ प्लेन आएगा, ये लाइन इंक्लूडिंग नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 4 होता तो लाइन इंक्लूडिंग होती, बट ये लेस देन 4 होने से लाइन इंक्लूडिंग नहीं रहेगी. ठीक है, अब वी नीड टू डिसाइड फर्स्ट रीजन या सेकंड रीजन, कौन सा रीजन लेना. देखो तो बड़ा आसान है, उसने पूछा है कंटेनिंग द ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, 3x + 5y लेस देन 4. इफ आई पुट, भाई उसने पूछा कंटेनिंग द ओरिजिन या नॉन कंटेनिंग द ओरिजिन, 0,0 रख दीजिए इसमें. 0 + 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4 ट्रू. सिंस दिस स्टेटमेंट इज कमिंग ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन उस जोन में आएगा. मतलब कौन सा जोन? सेकेंड जोन. दैट मीन्स दिस रीजन. देखिए, केवल अगर सॉल्यूशन लिखना है तो सीधे सीधे ABCD लिख देते हैं, लेकिन नहीं, हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बात कर रहे हैं. तो ठीक है, सो एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, ठीक है, नहीं, गलत है. एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, नॉट वर्ड इज नॉट देयर, so an open half plane containing the origin, B option would be correct here, है ना. ये नॉट वाला ध्यान नहीं है. an open half plane containing the origin, yes origin contained है. क्यों? क्योंकि ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है. ओपन हाफ क्यों? क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये ओपन लगा दिया इसमें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 and 9. Based on the vector algebra, the scalar projection of a vector on another vector. राइट, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर मैं आपको लिख देता हूं. प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर बेसिक फॉर्मूला है, जो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं. प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यस एनीबॉडी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लिया जाता है ऑन बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. सो दिस इज द वेक्टर, और इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर फॉर दिस वेक्टर, that would be equals to dot product of the two. डॉट प्रोडक्ट में तो ऑर्डर की कोई बात नहीं है. डॉट प्रोडक्ट विथ I + 2j - 3k, but do take care in the denominator, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लिया गया उसका मैग्नीट्यूड, that is ik + 2j k - 3k k, that would be equals to डॉट प्रोडक्ट लिया है I.I1 J.J1 K.K1, बाकी सब जीरो, बाकी जीरो मतलब I.J0 J.K0 K.I0 likewise. So I.I1, this is 3, J.J1 -2, K.K1 -2 into -3 + 6. This is root over 1 square plus मैग्नीट्यूड लिया है आपने. समझाने के लिए मैं पूरा लिखना चाहूंगा यहाँ पर. 9 - 2 7, 7 okay, divide by, this is 9 + 1 10 plus √14, 7 by √14 is the projection of a vector on second vector. जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लिया गया उसका मैग्नीट्यूड, and in the numerator dot product of the two. Is that okay? 7 by √14. Okay. फर्दर सॉल्व करना है तो हो सकता है 7 by √14 ऑप्शन में है, बिल्कुल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे ऑप्शन टिक करोगे 7 by √14. आप इसे लिख सकते थे 7 × 2 करते हुए, तो ऑप्शन अगर डिफरेंट होता तो उधर से भी काम कर लेते थे, क्या था उसमें. तो ये ऐसा भी बन सकता है √7/2. ठीक है ना भाई. 7 इज व्हाट? √7 × √7, बट ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं. लुक फॉर द नेक्स्ट वन.
x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है विथ लिमिट्स 2 to 3। तो आप फंक्शन को देखते ही आपको समझ में आ जाता है। टेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, differentiation with respect to x, 2x dx would be equals to dt. So that integral becomes x dx is equals to dt upon 2. This x dx, ये x dx बन जाता है आपका dt upon 2. This is t in the denominator. Limits are also changed accordingly. Lower limit 2, so 2 square plus 1, 4 plus 1 5. भाई ये t के टर्म्स में लिखोगे ना आप लिमिट्स, 3 रखने पर 3 स्क्वायर। बेहतर होता है कि अपन जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट्स चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है। 3 यही आपको हमेशा बताया, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो t इक्वल्स टू 10, तो इट इज इक्वल्स टू 1/2 1/t का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t ln मॉडुलस ऑफ t, राइट। लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 10, हाफ ऑफ upper limit minus lower limit, log m minus n is equals to log m by n, log 10 by 5, and which is nothing but 1/2 log 2. So 1/2 log 2 is the option number C. 1/2 log 2 is the result, and this 2 is the lower limit here. So 1/2 log 2 is the correct result. तो सिंपल सा सवाल था, आसानी से समझ में आया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आपको 2x x दिख रहा है, तो दैट इज डन। पूरे फंक्शन को टी दिया। एलिमेंट्री क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इफ ए एंड बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इनवर्स एन इनवर्स ऑफ दैट, 4 ऑप्शंस आर देयर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, क्यों दिया है पता है ना आपको? बताओ क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है सो दैट उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और क्या। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज देयर, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उनका डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है, तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट ठीक है। ए बी इनवर्स एंड इनवर्स ऑफ दैट, जब आप डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो देन देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स, और वो रिजल्ट्स आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए, और उन्हीं रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट है ए बी इनवर्स, ए इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ दैट, एंड दैट इज गिवन बाय बी इनवर्स ए इनवर्स। ये याद होना चाहिए आपको। देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स, गो थ्रू द क्लासेस, यू विल बी गेटिंग इट। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसको यूज किया ना, ये दैट इज द मेन रिजल्ट जिसका मैं उपयोग करूंगा यहां पर। एज पर द क्वेश्चन देखो, ए बी इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब पहले बी इनवर्स और इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आप जानते हैं कि ए इनवर्स और इनवर्स का इनवर्स लोगे तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट ए मैट्रिक्स, सो इट इज गोइंग टू बी बी इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। ऑप्शन देखो, बी इंटू ए इनवर्स प्रेजेंट है, परफेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट देयर। लीनियर प्रोग्रामिंग में एक और सवाल अनबाउंडेड रीजन में था। यूजुअली अनबाउंडेड के सवाल डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन उसने एक ऑब्जेक्टिव दिया है जो कि बन सकता है आसानी से। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी आर। देखो ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है जो ब्लू मार्कर से शेड किया है, और उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं 2000 0,4 0.6, 1.6, 3,0, राइट। ये शेडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक में ही है, जो भी है ये अनबाउंडेड रीजन। और उसने पूछा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां ऑकर करेगी। यहां पे क्या हुआ, अनबाउंडेड में दो बातें हो सकती है, या तो मिनिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी, दो पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, यहां पे 4 ऑप्शन जो लिखे हैं उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि मिनिमम वैल्यू डज नॉट ऑकर, और उसके लिए आप प्लीज गो थ्रू द क्लास, आपको मिलेगा सब कुछ डिटेल। बट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.6, 1.6 एक ऑप्शन है, 3,0 एक ऑप्शन है, देन दो पॉइंट्स दिए हैं उसने, और तीसरा दिया है उसने कि लाइन सेगमेंट पूरा पूरा। बात बड़ी आसान है, हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y, कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू इवेलुएट करेंगे। a पर वैल्यू चेक करेंगे, a पॉइंट इज 0,4 और z की वैल्यू आएगी एट 0,4, दिस इज 0, दिस इज 4, 24। p पर वैल्यू आएगी दैट इज 0.6, 1.6, z वुड बी इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 24, 2.4,
9.6, दिस इज गोइंग टू बी 12. सी पॉइंट पे वैल्यू, तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू वैल्यूएट करी हमने 3,0 पर. तो z वुड बी इक्वल्स टू, दिस इज 4 इंटू 3 12 प्लस 0 दैट इज 12. आप ऑब्जर्व करते हैं कि बी पॉइंट और सी पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है. बी पॉइंट और सी पॉइंट पर वैल्यू सेम आ रही है. लिखना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द रिजल्ट देयर. यहां पर एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू डज नॉट ऑकर वाला कोई सीन नहीं बनता क्योंकि चारों ऑप्शन ही वैसे हैं. 0,4 पे तो वैल्यू मैक्सिमम हो गई 24. 0.6, 1.6 और 3,0 दोनों पर वैल्यू सेम है और वो वैल्यूज हैं 12. तो एक बात तो बिल्कुल सीधी सी है और वो सीधी सी बात इतनी सी है कि इन दोनों पे वैल्यू सेम होने के कारण ये जो लाइन सेगमेंट रहेगा, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो भी पॉइंट्स रहेंगे, इस लाइन, भाई ये है ना आपका, ऐसा है अनबाउंडेड रीजन. ये जो लाइन सेगमेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बी टू सी में, इस लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे 0.6, 1.6 से 3,0 के बीच में, इस अलॉन्ग विद दिस टू पे तो 12 है, इसके बीच में जो भी पॉइंट्स होंगे उन पर वैल्यू जो आ रही है वो 12 भी होगी. और इस केस में हम लिखेंगे एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. बिल्कुल इतनी सी बात है, नथिंग एल्स. क्योंकि दोनों पे सेम वैल्यूज होने के कारण इस लाइन सेगमेंट पर जो भी पॉइंट्स होंगे उन पर मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, दैट इज 12. बट मेरा एक सजेशन है, प्लीज गो थ्रू एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग की क्लास मिलेगी आपको और उसमें अनबाउंडेड रीजन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और वो जरूर गो थ्रू कीजिएगा आप, मजा आएगा उसमें. ठीक है, बट यहां पे काम बड़ा आसान है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बी एंड सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, 13. 2/2 के दो डिटर्मिनेंट्स हैं, दीज टू डिटर्मिनेंट्स आर सेम, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज एन आर. एक ये वैल्यू है, एक से ज्यादा वैल्यूज. 2/2 के डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बेहद आसान बात. दिस इज डायरेक्ट लिखता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. इफ आई राइट, so this is 2 minus 20 is equals to, in the right hand side it is 2x square minus 6 into 4 24. बस उतना ही है और कुछ नहीं. So it is going to be 2x square is equals to 2 minus 20 minus 18, 24 minus 24 प्लस का हो जाएगा minus 18. So 2x square equals to 6 or x square equals to 3, or else you can say x is equals to plus minus root 3. So do take care, plus minus साइन छूट ना जाए. ऐसा ना हो कि x स्क्वायर 3 हो तो x इक्वल्स टू रूट 3, ये मत करिएगा, क्योंकि रूट 3 भी हो सकता है एज वेल एज माइनस रूट 3 भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर ऑप्शन कंफ्यूजिंग है. रूट 3 भी है, माइनस रूट 3 भी है और दोनों है, तो आप कहां टिक करोगे? वी विल गो अहेड विद दिस, क्योंकि दोनों वैल्यूज करेक्ट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सिंपल. हाँ, if A is a square matrix of order 3, then n determinant of A equals to 5, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, तब एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A? अगेन यहां पर एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट की जरूरत लगेगी आपको. कुछ रिजल्ट से जैसे तैयार होना चाहिए. प्रीवियस एग्जांपल्स में या क्वेश्चन बताया मैंने आपको कि ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. सिमिलरली देयर इज रिजल्ट adjoint of A and उसका determinant is equals to determinant of A raised to power n minus 1. Yes, you need to remember this result, otherwise नहीं हो पाएगा. आप उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कहां से होगा? वो तो रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है. ये रिजल्ट पता है तो हो गया और नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा. तो इट इज गोइंग टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 5, राइट, वैल्यू ऑफ 5. स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो n की वैल्यू 3 है, 3 minus 1, 5 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 25. रिजल्ट इज व्हाट? बी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज इक्वल टू 25. मैं आपकी जानकारी के लिए यहां पे क्लियर कर दूं कि कैसे डिराइव किया था, एक जस्ट आइडिया देता हूं. एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट होता है इसमें, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू यूनिट मैट्रिक्स, राइट. A इज a स्क्वायर मैट्रिक्स लेट्स से ऑफ ऑर्डर n. टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स. ये आपको डेरिवेशन रेगुलर क्लास में मिल जाएगा, जो मैट्रिसेस के लेक्चर्स हैं उसमें. टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स. A is a square matrix of order n. बात तो जो भी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी, ऑफ ऑर्डर n. ओके, सो सेपरेट किया इसको अगेन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज हुई है.
देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड इन यूनिट मैट्रिक्स भी nth ऑर्डर का होगा और उसका फिर से डिटर्मिनेंट लोगे तो इट इज बिकमिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। एक छोटी सी बात कहता हूं मैं आपको, मान लीजिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3, यूनिट मैट्रिक्स 3/3 का है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 3 इंटू अ यूनिट मैट्रिक्स, तो 3 जो 3 होगा वो पूरे सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स विल बिकम 3 और उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या आएगा 3 का क्यूब, तो डिटर्मिनेंट टेक ऑफ। अरे भाई क्या बता रहा हूं मैं, देखो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ डेरिवेशन वाली बात हो गई, बट बाय द वे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 1 है, ये n है, n-1, दैट्स हाउ यू डिराइव एक्चुअली। बट सर ये कैसे लिखा था ये भी समझ लीजिए, मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3, मान लीजिए यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 ऑर्डर का ही ले रहा हूं मैं आपको, राइट। ये अलग हट की बात हो गई, एक्सप्लेनेशन वाली बात, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लो जरा, कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 क्यूब एंड दैट्स व्हाई nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। आई होप इट्स वेरी क्लियर, बट हाँ आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं चल पाएगा, तो डेरिवेशन जो मैंने आपको याद दिला दिया ठीक है, आप यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14 and 15, given two independent events A and B such that P of A equals to 0.3, P of B equals to 0.6 और P of A dash intersection B dash is, 4 options are there। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट जब होती है, सबसे पहली बात होती है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ सेकेंड इवेंट। क्या समझे, किसी एक इवेंट का होना या ना होना दूसरे इवेंट के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तब ए और बी इंडिपेंडेंट है, दोनों का नॉन ऑकरेंस भी इंडिपेंडेंट होगा, ए का ऑकरेंस बी का नॉन ऑकरेंस इंडिपेंडेंट होगा और ए का नॉन ऑकरेंस बी का ऑकरेंस भी इंडिपेंडेंट होगा। बोले सर इसका एप्लीकेशन यहीं पर आ जाता है कि जब आप लिखते हो दैट वुड बी इक्वल्स टू लाइक दिस। आप जानते हो ना कि अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू PA इंटू PB। ए और बी अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उस केस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA इंटू PB। सिमिलरली नॉन ऑकरेंस ऑफ द टू इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। और एक बात समझ लीजिए, अगर ऐसा है तो भी आप परेशान मत होना, बिल्कुल इट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली। यही तो मतलब हुआ कि ये चारों इंडिपेंडेंट हैं, चारों सेट्स, पेयर, जो भी आप कहें। एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्योंकि हमें सिखाना है आपको। P ऑफ A डैश, ऑकरेंस ऑफ A की प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो नॉन ऑकरेंस ऑफ A की प्रोबेबिलिटी 0.7, सॉरी ऑकरेंस ऑफ A 0.3 तो नॉन ऑकरेंस ऑफ A 1 माइनस 0.3 0.7, ऑकरेंस ऑफ B 0.6, नॉन ऑकरेंस ऑफ B 0.4, तो 7 into 4 28, 0.28 is the result there, right? ऑप्शन है बिल्कुल होगा, यहां जाएगा 0.28, राइट। सो 1 2 3 4 ये सब रिजल्ट वैलिड है, इसी का हमने अप्लाई किया। नेक्स्ट वन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx minus x dy equals to 0 is, 4 options is there। देखो y dx equals to x dy, बोले हाँ ठीक है सर। dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y। अरेंज किया, इसको अरेंज किया, क्यों किया, सो दैट ये किस फॉर्म में आ जाए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाए। फंक्शन ऑफ x विद dx एंड फंक्शन ऑफ y विद dy उस फॉर्म में आ जाए, बढ़िया परफेक्ट। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जब आ जाता है तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में यू जस्ट इंटीग्रेट इट, right? I'll be writing here please. So it is, ये कितना हुआ ln मॉडुलस ऑफ x
is equals to ln modulus of y plus constant would be there. कांस्टेंट को भी मैंने लॉग के टर्म में लिख सकता हूं, सीखते हो ना आप, सी की जगह एल एन सी लिख दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, राइट? सो इट इज, आई एम राइटिंग हियर प्लीज, सो एल एन मॉड एक्स, मॉड यहां पर ऑप्शन में है नहीं तो ठीक है, एल एन एक्स ही लिखता हूं यहां पर, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन, रिमूवल ऑफ लॉग, एंटी लॉग लिया तो एक्स इक्वल टू सी वाई। अब आप ऑप्शन देखोगे एक्स इक्वल टू सी वाई, आप कहोगे सर ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो सीधे सीधे रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये एक्स वाई इक्वल टू सी आ रहा है या वाई इक्वल टू सी एक्स आ रहा है, सर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, हो रहा है। बोले सर बताओ आप, देखो एक्स इक्वल टू सी वाई लिखो या फिर y इक्वल टू 1/c इंटू एक्स लिखो। अरे c कांस्टेंट है तो 1/c भी कांस्टेंट होगा, मतलब y इक्वल टू c डैश इंटू एक्स, क्या परेशानी है? अरे 4 कांस्टेंट है तो 1/4 भी तो कांस्टेंट है, क्या दिक्कत है? सो y इक्वल टू c डैश एक्स। अरे बेसिकली ये है कि अगर आप dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन y लिखा अपन ने, तो इसे dy अपॉन y पहले लिख देते तो इस फॉर्म में आ जाता y इक्वल टू c एक्स, क्या परेशानी है? गेटिंग माई आइडिया? सो परेशान मत हो जाना कि x इक्वल टू सी आया मैच नहीं हो रहा है, अरे भाई y इक्वल टू 1/c इंटू एक्स, 1/c इज अ कांस्टेंट, ठीक है? दैट्स द करेक्ट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 16, if y equals to sin inverse x, then 1 minus x square y2 is equals to 4 options are there। एक बात बहुत क्लियर है आपको कि y1 अगर दिया है इसका मतलब dy by dx है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, y2 दैट मींस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 minus x square d2y by dx स्क्वायर, शॉर्ट में y2 y1 के टर्म्स में लिख देते हैं। सो y1 में भी लिखता हूं, that is y equals to sin inverse x, differentiation with respect to x, sin inverse x का डेरिवेटिव 1 upon root over 1 minus x square। हमें रिक्वायर्ड है 1 minus x square y2, y2 अगेन डिफरेंशिएशन, सो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इट इज, इसको लिख सकता हूं मैं 1 minus x square, उसकी पावर हाफ है, न्यूमरेटर में ले गए तो माइनस हाफ, क्योंकि फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो y1 का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इज y2, which is differentiated in the right hand side, minus half, power comes in the multiplication 1 minus x square minus half minus 1, right, into डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट वाली टर्म, चेन रूल, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 का कैंसिलेशन, ओके। So it is coming as y2 is equals to minus minus plus x into 1 minus x square raised to power minus 3/2, or else you can say x upon 1 minus x square raised to power 3। समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा लिखना चाहूंगा क्योंकि क्लैरिटी होना चाहिए। अब मुझे क्या रिक्वायर्ड है, 1 minus x square into y2, बोले सर इसका क्या करें, हमें तो आ रहा है 1 minus x square की पावर 3/2, तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। y2 वुड बी इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर 3/2 का क्या मतलब, 1 और 1/2 अलग अलग कर दिया। अरे भाई ठीक है, 3/2 इज इक्वल्स टू 1, इतना तो नहीं बताना पड़ेगा आपको। सो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 को ऑब्जर्व करते हुए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, और दिस y1 इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज x, और ये हो गई आपकी 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, x इंटू y1 इज द रिजल्ट, चेक करो, करेक्ट ऑप्शन इज A, x इंटू y1, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। सारी स्टेप्स हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Question number 17 and 18. If two vectors A vector and B vector are such that magnitude of A is 2, magnitude of B is 3, A dot B equals to 4, then A vector minus 2B vector का magnitude is equals to 4 options are there। देखो जो information given है, magnitude of A 2, magnitude of B is 3, A dot B 4, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस
ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस टाइप के क्वेश्चन में जो अप्रोच होती है, और दैट अप्रोच इज टेक द स्क्वायर ऑफ दैट, और स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड वाली बात की जाती है। दैट इज दिस। बोले सर क्या बोले आप? ध्यान से देखिएगा क्या बोला है मैंने ये बोला है कि इफ समवेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। ए डॉट ए लिखना है आपको। भाई ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है? ए डॉट बी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर ए डॉट ए की बात करेंगे तो कॉस 0 विल बिकम 1। भाई सेम वेक्टर से तो कॉस 0 एंगल कितना होगा? 0, कॉस 0 1। तो ए डॉट ए वुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कॉस 0 1। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। और ये हमने कई सारे सवालों में किया होता है, आपने रेगुलर क्लासेस देखी हैं तब, है ना? प्लीज गो थ्रू दोस क्लासेस ऑल्सो, बहुत ठीक रहेगा आपके लिए। सो टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट नाउ, डू टेक केयर कि ये स्क्वायर है और हमें यहां पर ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर रिक्वायर्ड है। ए डॉट ए माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी माइनस ट्वाइस ऑफ बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर का कोई रिलेवेंस नहीं, माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स बी डॉट बी, राइट? ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी डॉट ए सेम है 4 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टाइम्स ए डॉट बी 4a प्लस 4 टाइम्स दिस इज 3 स्क्वायर 9। So it is 4 plus 36 minus 16 that is equals to 40 minus 16, 40 में से 16 गए 24। बट डू टेक केयर कि इट इज व्हाट? ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का स्क्वायर है। यू वांट ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट 24। 24 is 6 into 4, 2 root 6, right? 2 root 6 is the value of that. ठीक है? Look for the next one. P is a point. I hope it's very clear. P is a point on the line joining A point and B point. 2 points दिए हुए हैं आपको, right? Line joining the 2 points. P is a point on the line. Line के ऊपर एक point है, उसका x coordinate 6 है, z coordinate निकालना है आपको। 4 options are there. सबसे पहली बात तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे? अगर आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 2 पॉइंट्स गिवन है तो मैं आपको लिख के बताता हूं। दैट इज रिटन एज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, राइट? 0, 5, minus 2 and this B point is 3, minus 1, 2. ये x1 y1 z1 समझ लीजिए, x2 y2 z2 समझ लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो इट इज x माइनस 0 अपॉन y माइनस 5 अपॉन एंड z माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 0 पूरा लिख रहा हूं मैं, माइनस 1 माइनस 5, दिस इज 2 माइनस ऑफ माइनस 2, दिस इज x बाय 3 y माइनस 5 अपॉन माइनस 6 is equals to z plus 2 divide by 4. x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 6, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 6, z पूछा है उसने, x की जगह आप प्लेस कर दोगे 6 बाय 3 लिख देता हूं मैं, क्योंकि आपसे y पूछे तब आप y भी बता दोगे और z पूछा है तो z बता दोगे, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर y की देखो, अगर z पूछा है आपसे, जो कि पूछा है, तो ये वाला पेयर उठा लोगे, अगर y पूछा है तो ये वाला पेयर उठा लोगे। कैसे? देखो 6 बाय 3 दैट इज 2, 2 इंटू 4 दिस 4 इज इक्वल टू z प्लस 2 और z की वैल्यू हो गई 8 माइनस 2 6, z कोऑर्डिनेट इज 6 है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है, z की वैल्यू 6। y की वैल्यू पूछेगा तो y माइनस 5 दिस इज 2, तो y माइनस 5 लिख दूं यहां पर मैं, चलिए पूछा तो नहीं है बट y माइनस 5 समझाना आपको टारगेट है। दिस इज 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12
तो y की वैल्यू जाएगी -12 + 5 -7। ठीक है, इज इट ओके? सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस थे और 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के ऊपर बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। 4 ऑप्शंस होते हैं A B C D। A says assertion and reason both correct and reason gives the correct explanation। B ऑप्शन होता है both are correct but it is not the correct explanation, reason is not the correct explanation। C और D ऑप्शन बड़े सिंपल से होते हैं। एक बोलता है C says assertion correct, reason incorrect। D बोलता है reason correct, assertion incorrect। यूजुअली assertion reason में जब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी होते हैं तब मामला बड़ा आसान हो जाता है। बोले क्यों? जब एक इनकरेक्ट आपको दिखता है तब तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर दोनों करेक्ट होते हैं तो यू नीड टू थिंक कि क्या हम उसे ए बोलना है या बी बोलना है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, वैसी वाली बात। ठीक है, सो लुक फॉर दीज टू। सॉरी, दैट्स एन क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन एज वेल एज रीजन बोथ आर देयर। डोमेन ऑफ द फंक्शन sec इनवर्स 2x और sec इनवर्स -2 का sec इनवर्स -2 की वैल्यू -π/4 है। क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट हैं तो ए या बी क्या बोलना? लुक फॉर दैट। यार एक बात मुझे समझ में आती है, क्वेश्चन को देखा, दोनों को चेक करूंगा मैं, लेकिन sec इनवर्स -2, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बिल्कुल सीधी सी बात है, 0, दिस इज π/2, दिस इज π, दिस इज -π/2 प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग। आपको पता है और बहुत ठीक ढंग से पता है कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स पॉजिटिव, अगर कोई भी पॉजिटिव है तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। कौन कौन से? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स। इन केस ऑफ कॉस इनवर्स एंड सेक इनवर्स पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन अगर नेगेटिव है तो यू नीड टू टेक द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इट इज माइनस थीटा, राइट। यहां पर सेक इनवर्स -2 की वैल्यू -π/4 दी है, ये साफ साफ गलत लग रहा है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। बोले क्यों सर, आपको कैसे लग गया? सेक इनवर्स -2 प्रिंसिपल वैल्यू, पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होगा नेगेटिव के लिए, ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, सीधे सीधे पता लग रहा है कि इनकरेक्ट है। गेटिंग माई पॉइंट? सेक इनवर्स 2 की अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2, तो आप क्या बोलोगे? भाई cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो sec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2, राइट। रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा वुड बी sec थीटा। यार sec इनवर्स 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, बिल्कुल होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी π/3। ये तो वैसे ही सीधे सीधे नजर आ रहा है कि गलत है, ये इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो sec इनवर्स -2 की जब बात की जाएगी तो इट इज गोइंग टू बी पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/3 2π/3। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं सो दैट चीजें समझ में आ जाए। ये तो स्ट्रेट वे गलत है, अगर ये गलत है इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा, असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट। दोनों में से जहां एक इनकरेक्ट होता है बात ही खत्म हो जाती है, इजी हो जाता है। बट बाय द वे हम तो फर्स्ट वन भी चेक करेंगे। सेक इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा? भाई सेक इनवर्स x का डोमेन, डोमेन ऑफ, ये रटे हुए होना चाहिए आपको, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। यहां पर सेक इनवर्स 2x दिया हुआ है, तो सेक इनवर्स 2x, तो 2x है ना, तो सेक इनवर्स 2x, तो 2x कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम, जब सेक इनवर्स x होता है तो सेक इनवर्स x का डोमेन होता है, तो 2x के लिए ये रहेगा, तो x के लिए क्या होगा? -∞ टू -12 यूनियन 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ टू ∞, दैट वन इज करेक्ट। वो वैसे भी समझ में आ रहा था कि जब ये इनकरेक्ट हुआ तो ये करेक्ट ही है, तो कोई डाउट ही नहीं है यहां पर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द असर्शन रीजन, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, एक लाइन गिवन है आपको वेक्टर फॉर्म में, एंड द एक्स एक्सिस इज π/4, और जो एक्सप्लेनेशन दिया है या जो रीजन दिया है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइंस गिवन है, राइट। आप जानते हैं ना इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन इज पासिंग थ्रू x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज एज a1 b1 c1। सेकेंड लाइन पासिंग थ्रू x2 y2 z2 हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज एज a2 b2 c2, और एंगल बिटवीन द टू लाइंस a1 a2 डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 a2 b2 c2। So that's a perfect formula to find out the
एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने का, क्योंकि मॉडुलस से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने का परफेक्ट फॉर्मूला गिवन है, कहीं कोई एरर नहीं। बट क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, लेट्स सी। तो फर्स्ट वन क्या कंक्लूड करोगे, आर वेक्टर इज आई केप प्लस जे केप प्लस 2k केप, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, 2। लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, द डायरेक्शन रेशियो इज 1, -1, 0, राइट। डायरेक्शन रेशियो से मतलब है, पॉइंट से तो मतलब नहीं है एंगल के लिए। और सेकेंड लाइन क्या है, एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज आर 1, -1, 0, है ना। लाइन के लाइंस डी आर, एक्स एक्सिस डी आर बोलो, डीसी बोलो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो 1, 0, 0। अप्लाई द फॉर्मूला, एंगल पूछा है उसने कि π/4 है क्या, दैट्स द फॉर्मूला देयर, परफेक्ट फॉर्मूला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपॉन, सब कुछ लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपको समझ में आए चीजें। 1 अपॉन दिस इज √2, √1 ही रहेगा, cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। So theta would be equals to π/4, ना कोई डाउट कि acute angle is going to be π/4। एंगल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बोथ आर करेक्ट। नाउ वेदर इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट, क्या लगता है आपको, ए लिखोगे ऑप्शन या बी लिखोगे? आपको बिल्कुल ए लिखना चाहिए, क्योंकि एंगल इज कमिंग और ये एंगल आ इसी फॉर्मूले से रहा है। सो बिल्कुल दोनों करेक्ट हैं, असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, एंड दैट रीजन गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो हमने सेक्शन ए पूरा डिस्कस किया और एडिशनल कंसेप्ट साथ में लेते हुए डिस्कस किया, नॉट ओनली कि बस केवल क्वेश्चन कर दिए, वैसा नहीं है, राइट। सो गो थ्रू द क्वेश्चंस वंस अगेन, राइट।